पेरेंट्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना अवधेश द्विवेदी आपके अपने YouTube चैनल अवधेश द्विवेदी जनरल स्टडीज़ में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोग उम्मीद है कि बहुत अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, अपने घरों पर रहिए, अपने घर पर रहकर के सामान्य ज्ञान के विषय के जनरल स्टडीज़ के अध्ययन को लगातार जारी रखिए। मैं आपके साथ हूँ। आप सभी लोग इसी प्रकार से सपोर्ट समर्थन प्रदान करते रहिए और लगातार हम लोग अपने इस सफर को जारी रखें। तो आज हम इस वीडियो के सेशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल 16 पर चर्चा करने वाले हैं और आज हमारा जो विषय है वो आर्टिकल 16 मूल अधिकारों का विषय है। तो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 16 में अवसर की समानता, इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटीज पर बात करेंगे हम लोग। अवसर की समानता, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसर की समानता अर्थात सरकारी नौकरियों, सरकारी पदों में नियोजन नियुक्ति के संदर्भ में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो नियोजन नियुक्ति के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 16 में आर्टिकल 16 1 और 2 दोनों ही नागरिकों के लिए प्राप्त है। अर्थात आर्टिकल 16 केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया मूल अधिकार है। तो सर्वप्रथम आपको ये समझना है कि अवसर की समानता वाला आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी केवल नागरिकों को प्रदान किया गया है। आर्टिकल 16 1 या 16 के अंतर्गत, तो पहले मैं बात करता हूं यहां पर आर्टिकल 16 1 और 16। तो आर्टिकल 16 1 में लिखा हुआ है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। तो राज्य द्वारा, सरकारों द्वारा सरकारी नौकरियों में, पदों में समान अवसर प्रदान किया जाएगा। इसका तात्पर्य यह भी है कि समान रूप से नौकरियों में, नियोजन में, नियुक्तियों में इसकी कुछ अहर्ताएं और मापदंड भी निर्धारित किए जाएंगे। अहर्ताएं और मापदंड, एलिजिबिलिटीज, मेजरमेंट्स जो निर्धारित होंगे उन्हें भी शामिल किया जाएगा, किंतु वो मनमाने ढंग के नहीं होने चाहिए। सरकारें निश्चित करें कि वो मनमाने ढंग की ना हो। अहर्ताएं, एलिजिबिलिटीज को, मेजरमेंट्स या मापन को इस आधार पर तय किया जाएगा कि जिसमें अनुशासन हो, शारीरिक परीक्षण हो, लिखित परीक्षण हो, नैतिक रूप से परीक्षण हो। इन परीक्षणों को, प्रबंधन को शामिल किया जाएगा, किंतु वो मनमाने ढंग के ना हो, उन्हें शामिल किया जा सकता है, उनके आधार पर ऐसा किया जाएगा। तो अवसर की समानता में निहित है कि अहर्ताओं और मापदंडों को शामिल किया जाए। आर्टिकल 16 के अंतर्गत 16(1) के अंतर्गत यह भी निश्चित किया गया है कि अवसर की समानता का लाभ, बेनिफिट पदोन्नतियों में, प्रमोशंस में, पदमुक्ति में अर्थात जब पद से रिटायर्ड होते हैं उस समय, वेतन शैली में, पेमेंट में, अवकाश में, ग्रेजुटी में, पेंशन आदि में भी लागू होगा। अर्थात अवसर की समानता के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में पदोन्नति, पदमुक्ति, वेतन, अवकाश, ग्रेजुटी, पेंशन आदि से संबंधित आर्टिकल 16(1) इन सभी पर प्रभावी रहेगा। भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया आर्टिकल 16(1) है, ये सबके लिए जरूरी होगा। दूसरी हम लोग बात करते हैं कि आर्टिकल 16(1) के बाद आर्टिकल 16(2), क्योंकि 16(2) आर्टिकल 15 से ज्यादा प्रभावी है, तो मैं यहां पर 16(2) की बात करता हूं। 16(2) आर्टिकल 16(1) से ज्यादा प्रभावी। तो पहले आप लोग ये समझ गए होंगे कि आर्टिकल 16(1) में क्या है। 16(1) के अंतर्गत सरकारी नौकरियों में, नियोजन में, पद नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया, किंतु उसके लिए सरकारों द्वारा, राज्य द्वारा
ये प्रावधान किया जाए कि अहर्ता मापदंडों को अपनाने का प्रयास किया जाए, किंतु मनमाने ढंग के नहीं होने चाहिए। शारीरिक परीक्षण संबंधित हो, शैक्षणिक संबंधी हो, नैतिक संबंधी हो, शिक्षा संबंधी हो, अनुशासन संबंधी हो, ऐसे अहर्ता परीक्षण शामिल किए जाएं। पदोन्नति, पदमुक्ति, वेतन, अवकाश, ग्रेजुटी, पेंशन आदि में भी आर्टिकल 16(1) के अवसर की समानता का प्रावधान प्रोविजन लागू होता है। बात करेंगे आर्टिकल 16(2) के बारे में। तो 16(2) 16(2) तो 16(2) की अगर बात की जाए तो 16(2) आर्टिकल 16(2) 16(1) से ज्यादा प्रभावी है और ज्यादा महत्वपूर्ण है, व्यापक भी है, क्योंकि 16(1) और 15 से भी ज्यादा व्यापक है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें उद्भव और निवास स्थान को भी शामिल किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है। तो अगर हम 16(2) की बात करें यहाँ पर 16(2) के अंतर्गत, तो हम लोगों ने अभी बात की थी और हम लोगों ने आर्टिकल 15(2) पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो उसमें देखा था कि उसमें दिया हुआ था कि व्यक्तियों को मूलवंश, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर उनके साथ विभेद ना हो। आर्टिकल 15 में ये दिया हुआ था, 15(2) में दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पर उद्भव और निवास स्थान के आधार पर भी दिया हुआ है। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण पॉइंट जोड़ जाते हैं, और मूलवंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। निवास, तो उद्भव और निवास, ये दो शब्द यहां पर जुड़ जाते हैं। तो आर्टिकल 16(2) में इन शब्दों को भी शामिल किया गया है। तो इसका ये तात्पर्य है कि 16(2) को अगर हम समझें तो इनको विभेद इनके साथ इन आधार पर नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश, लिंग, जेंडर, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर किसी प्रकार का विभेद, अवसर की समानता के अंतर्गत विभेद नहीं होगा, विभेद नहीं किया जाएगा, क्योंकि 16(3) में इसको और अच्छे से समझाया गया है। 16(3) के अंतर्गत राज्य सरकारें निवास स्थान की अहर्ताओं को लागू कर सकती हैं, किंतु कुछ राज्यों में निवास स्थान की अहर्ताओं को लागू नहीं किया गया है, ऐसा भी प्रावधान किया गया है। तो 16(2) निवास स्थान और उद्भव की इस व्यवस्था, जहां पर जन्म हुआ है, और निवास स्थान के लिए जो मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की व्यवस्था है, उसको भी शामिल करता है। तो भारत में भारतीय होने का मूल प्रमाण पत्र और उसके साथ साथ में प्रादेशिक रूप से निवास स्थान का प्रमाण पत्र भारत के कुछ राज्यों में लागू है। राज्य सरकारें चाहे तो राज्य चाहे तो इसे लागू कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इस संबंध में प्रावधान किया गया है। तो अब हम आर्टिकल 16(3) के बारे में अब बताने वाले हैं और इसी की व्याख्या हम लोग आगे करेंगे। आर्टिकल 16(3) 16(2) का अपवाद है, इट्स एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 16(2). आर्टिकल 16(3) निवास की अहर्ता के संबंध में प्रावधान करता है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि आर्टिकल 16(2) में दिया हुआ है कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, उद्भव, निवास स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्योंकि निवास स्थान के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 16(3) में एक अपवाद की प्रक्रिया ये आती है कि संसद को इस प्रकार की शक्ति प्रदान की गई है 16(3) के माध्यम से। आर्टिकल 16(3) के माध्यम से भारतीय संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो राज्यों के लिए निवास की अहर्ता का प्रावधान लागू कर सके। राज्यों के लिए निवास की अहर्ता का प्रावधान अर्थात निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के संदर्भ में लोक नियोजन निवास संबंधी अपेक्षाएं अधिनियम 1957, ऐसी अपेक्षा संसद द्वारा की जाती है कि राज्य इस प्रकार की अपेक्षाएं संबंधी लोक नियोजन अधिनियम 1957 का सहारा ले, जिसके अनुसार राज्य अपने अपने स्तर पर निवास संबंधी अहर्ताएं निर्धारित करें। इसके लिए मणिपुर, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश को छोड़ा गया है। इन्हें पिछड़ेपन के कारण छोड़ा गया। तो अहर्ता संबंधी लोक नियोजन निवास संबंधी अपेक्षाएं 1957 अधिनियम को
इन राज्यों पर लागू नहीं किया गया। पीवी नरसिंह राव वर्सेस इस मामले में नरसिंह राव वर्सेस लोक नियोजन संबंधी मामले में एक प्रकार से व्यवस्था की गई, उसे असंवैधानिक घोषित किया गया और ये व्यवस्था की गई कि मणिपुर त्रिपुरा के अलावा चूंकि उसमें यह प्रावधान था कि तेलंगाना जो क्षेत्र था उस तेलंगाना क्षेत्र को जिसमें कि ये लागू किया गया था उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और कोर्ट ने कहा कि मणिपुर त्रिपुरा आंध्र प्रदेश तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जो अति पिछड़े राज्य, इन राज्यों में निवास की अर्हता का प्रावधान मान्य नहीं होगा। तो संसद को दी गई ये शक्ति, संसद द्वारा ये विशेषाधिकार है कि किसी भी राज्य में निवास संबंधी सर्टिफिकेट निवास की अर्हता का लोक नियोजन या पदों की स्थिति में अवसर की समानता के संदर्भ में निवास की अर्हता के संदर्भ में प्रावधान कर सके, राज्यों को अधिकार दे सके, राज्यों को इस प्रकार का अधिकार होगा। आर्टिकल 16(3) इस संदर्भ में है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 64 के बारे में। 16(4) के बारे में ओबीसी या अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो 16(4) की बात करते हैं, आर्टिकल 16(4). तो 16(3) के बारे में एक बार पुनः से बात कर लेते हैं कि 16(3) के अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि किसी भी प्रकार के राज्य में राज्यों को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वो निवास संबंधी अपनी अर्हता तय करे। किस प्रकार से? अर्हता संबंधी एक अधिनियम है, लोक नियोजन निवास संबंधी अपेक्षा अधिनियम 1957 के आधार पर तय करे कि निवास संबंधी कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता है अथवा नहीं है। मणिपुर त्रिपुरा आंध्र प्रदेश तेलंगाना हिमाचल प्रदेश जैसे पिछड़े राज्यों के लिए इस प्रकार की स्थिति की मान्यता नहीं दी गई। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 16(4) के बारे में। 16(4) के बारे में आरक्षण का प्रावधान किया गया और 16(4) परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इसमें ओबीसी के लिए 27% आरक्षण मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर। बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य के मैटर को देखेंगे, हम लोग समझेंगे। इसमें इंदिरा साइनी वर्सेस भारत सिंह मैटर को भी देखेंगे, जिसे हम लोग मंडल आयोग के नाम से जानते हैं, उसको समझने का प्रयास भी करेंगे। तो हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे और आर्टिकल 16(4) की बात करना चाहेंगे हम लोग। तो आर्टिकल 16(4) पर चर्चा करने वाले हैं। तो 16(4) के अंतर्गत ये निश्चित किया गया कि यदि किसी भी तरीके से किसी राज्य में, किसी प्रदेश में अगर अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता के अंतर्गत लोक नियोजन में, पद नियुक्ति में आर्टिकल 16(4) के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ओबीसी वर्ग के लोगों को, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को आरक्षण आर्टिकल 16(4) के आधार पर प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 340 भी है। इस 340 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, नेशनल अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की व्यवस्था भी की गई है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 340 आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष के और सदस्यों की नियुक्ति करता है, बनाता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग तो नेशनल ओबीसी कमीशन आर्टिकल 340 के तहत बनाया जाता है, अनुच्छेद 340 के तहत। बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य के मामले में ओबीसी के संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य के मैटर में कोर्ट ने यह निश्चित किया था कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लोगों के लिए पिछड़ेपन का आधार जाति नहीं होना चाहिए। तो बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य के मामले में जाति को किसी भी आधार पर सुसंगत नहीं माना गया था। उसके बाद में 1993 में 1993 में तो बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य के मामले में जाति को सुसंगत नहीं माना गया, जाति को पिछड़ेपन का आधार नहीं माना गया। तो सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है ओबीसी वर्ग के लिए, उसमें
बाद में एस कानिया सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में बनी हुई खंडपीठ में 9:3 के अनुपात में यह निश्चित किया गया कि इसे इंदिरा शाहिनी वर्सेस भारत संघ का मैटर कहा जाता है, जिसे मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य के मामले में जाति को सुसंगत नहीं माना गया है। लेकिन फिर हम दूसरे अगर मैटर की बात करें, दूसरे मामले की बात करें, तो हमारा जो दूसरा मामला है वो 1993 से जुड़ा हुआ है और 1993 में ये जो मैटर था वो इंदिरा शाहिनी वर्सेस भारत संघ के इस मैटर में, जिसे हम लोग मंडल आयोग के नाम से जानते हैं, इसमें एस कानिया तत्कालीन भारतीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9:3 के अनुपात से ये निश्चित किया गया कि आर्टिकल 16(4) में ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया जाए। तो सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन इंदिरा शाहिनी वर्सेस भारत संघ अर्थात मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया और 1993 में इंदिरा शाहिनी वर्सेस भारत संघ के मैटर में मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर यह प्रावधान किया गया कि ओबीसी वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जाए। क्योंकि आरक्षण इस प्रकार का होगा कि कुल आरक्षण का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया और उसमें 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग के लोगों को दिया गया। तो ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद 340 के तहत बनता है। आर्टिकल 16(4) 16(4) सरकारी नियोजन में, सरकारी नियुक्तियों में ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। बाद में 1993 में इंदिरा शाहिनी वर्सेस भारत संघ या मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर ही भारतीय संसद द्वारा ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ये क्लियर होता है यहाँ से कि 27% आरक्षण के संबंधी जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है वो ऐसा है। लेकिन जाति, चूंकि जाति एक सामाजिक वर्ग है और जाति को सामाजिक वर्ग के आधार पर मानते हुए इंदिरा शाहिनी वर्सेस भारत संघ के मामले में एस कानिया की अध्यक्षता में मंडल आयोग की सिफारिश पर 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। अब हम लोग बात करते हैं और भी थोड़ी इस पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 16(5) के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आर्टिकल 16(5) में क्या दिया हुआ है। इस आधार पर अवसर की समानता संबंध हम लोगों ने इस आर्टिकल 16(4) में ये जाना कि 27% ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान है और सरकारी आरक्षण के प्रावधान को 50% से अधिक नहीं किया जाना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि क्रीमी लेयर, ओबीसी वर्ग में जो क्रीमी लेयर है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, यह प्रावधान किया गया। इसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। अब बात करें आर्टिकल 16(4)A या 16(4) का। इसे 77 संविधान संशोधन 1995 के तहत जोड़ा गया था। 76 में संविधान संशोधन 1995 के तहत इसे जोड़ा गया। तो 77 में संविधान संशोधन 1995 में अनुच्छेद 16 का के अंतर्गत इसे शामिल किया गया। इसमें एससी और एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान किया गया। यदि किसी राज्य में सरकारी नौकरियों में एससी और एसटी वर्ग के लोगों के लिए पर्याप्त आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है तो यह संसद को शक्ति प्राप्त है कि इसके माध्यम से राज्य एससी और एसटी समुदाय, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए प्रमोशन में आरक्षण, तो प्रमोशन में आरक्षण एससी और एसटी वर्ग के लोगों के लिए इस आधार पर संसद द्वारा या राज्य द्वारा दिया गया है कि यदि किसी राज्य में उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान नहीं किया है सरकारी नौकरियों में तो आरक्षण का प्रावधान 77 में संविधान संशोधन 1995 के आधार पर आर्टिकल 16(4) का में किया गया। 16(4) का के अंतर्गत
81वां संविधान संशोधन सन 2000 में हुआ और इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि यदि किसी वर्ग के पद किसी वर्ष सरकारी नौकरी में नहीं भरे गए हैं तो उन पदों को एक विशेष रूप से विशेष वर्ग में रखा जाएगा, जिन्हें बैकलॉग के रूप से जाना जाता है। उन्हें एक अलग वर्ग के रूप में भरा जाएगा। अगर वो किसी वर्ष पद पूर्ण रूपेण किसी आरक्षित वर्ग के पद पूर्ण रूपेण नहीं भरे गए हैं सरकारी नौकरियों में किसी वर्ष, तो उन्हें एक अलग पद या वर्ग के रूप में अलग से भरा जाएगा, जिसे बैकलॉग के रूप में कहा जाएगा। उसमें भरे हुए पद यदि 50% से अधिक भी हो जाएं तो कोई परेशानी नहीं है, उन्हें अलग वर्ग के रूप में ही भरा जाएगा। तो 50% से भी ज्यादा यदि हो जाए तो बैकलॉग की प्रक्रिया के अंतर्गत किसी विशेष वर्ग के पद सेवा नियोजन में नियुक्ति में यदि किसी वर्ष भर नहीं पाते हैं किसी कारणवश, तो उन्हें अलग से बैकलॉग पदों की एक श्रेणी के अंतर्गत रखा जाएगा, जिसकी संख्या 50% से अधिक हो जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आर्टिकल 16(4) में संविधान संशोधन 1995 के तहत SC/ST के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। 16(4) का 81वें संविधान संशोधन सन 2000 के द्वारा आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए बैकलॉग पदों की व्याख्या करता है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 16(5) के बारे में। तो आर्टिकल 16(5) अनुच्छेद 16(5) के अंतर्गत धार्मिक रूप से किसी भी प्रकार के पद के लिए राज्य को एक शक्ति प्रदान करता है कि धार्मिक रूप से ये प्रवर्तनीय है। 16(5) ये भारतीय संविधान में प्रवर्तनीय है कि राज्य द्वारा किसी धार्मिक संस्थान के लिए किसी विशिष्ट प्रकार के पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है, फिर राज्य द्वारा नियुक्ति की जाए, यह प्रवर्तनीय होगा। तो 16(5) के अंतर्गत धार्मिक आधार पर नियुक्ति का प्रावधान लोक नियोजन के संदर्भ में आर्टिकल 16(5) में किया गया है। तो सरकारी सेवाओं में, लोक नियोजन में, पद नियुक्तियों में विशिष्ट आधार पर राज्य द्वारा किसी धार्मिक संस्थानों में किसी धार्मिक पदाधिकारी की नियुक्ति करना प्रवर्तनीय होगी, मानी जाएगी। तो एक बार पुनः से हम लोग बात कर लेते हैं कि आर्टिकल 16, तो आर्टिकल 16 अवसर की समानता के बारे में बताता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के बारे में। 16(1) शुल्क भारतीय नागरिकों के लिए प्राप्त अवसर की समानता के मूल अधिकार है। 16(3), 4, 5 अपवाद के स्वरूप है। 16(1) के अंतर्गत हम लोगों ने बात की कि भारतीय नागरिकों को लोक नियोजन सेवा नियुक्ति में अवसर प्रदान किया जाए। इस अवसर के तहत ग्रेजुटी, पेंशन, नियुक्ति, पदोन्नति में भी अवसर की समानता का पूर्णतः पालन किया जाए। हम लोगों ने 16(1) के साथ साथ में यह भी जाना, 16 और 16(1) के साथ साथ, कि अर्हता संबंधी मापदंडों संबंधी व्यवस्थाएं भी राज्य कर सकती है, संसद को शक्ति है और संसद की शक्ति के अनुसार यह व्यवस्था कर सकती है कि अवसर की समानता के अंतर्गत शारीरिक मापदंड, मानसिक, नैतिक संबंधी, अनुशासन संबंधी, प्रबंधन संबंधी अन्य मापदंडों को, अर्हताओं को लागू किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है, यह भी प्रावधान किया गया। 16(2) के अंतर्गत हम लोगों ने यह जानने का प्रयास किया है 16(2) के अंतर्गत कि जाति, धर्म, मूल, वंश, निवास, लिंग के आधार पर, उद्भव के आधार पर, निवास और उद्भव के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16(2) 15 से भी ज्यादा व्यापक है, निवास और उद्भव की व्याख्या करता है। 16(3) के अंतर्गत हम लोगों ने यह जानने का प्रयास किया कि लोक नियोजन संबंधी अर्हता अपेक्षाओं संबंधी 1957 के अधिनियम के आधार पर संसद की शक्ति है कि राज्य निवास संबंधी नागरिकों के लिए प्रमाण पत्र की अर्हता को मान्यता दे, कुछ विशेष राज्यों को छोड़कर के मान्यता नहीं भी दे सकती है। मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, जैसे हम लोगों ने बात की, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बारे में, तो राज्य सरकारों द्वारा, राज्यों द्वारा निवास संबंधी अर्हता को मान्यता प्रदान की जा सकती है। आर्टिकल 16(3). 16(4) के बारे में हम लोगों ने यह जाना कि ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्रीमी लेयर को आरक्षण का प्रावधान नहीं दिया गया है।
आरक्षण की व्यवस्था 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने 16(4) के बारे में पढ़ा, 16(4) के बारे में। अनुच्छेद 340 के बारे में पढ़ा कि आर्टिकल 340 के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। हम लोगों ने बालाजी वर्सेस मैसूर राज्य के मामले में पढ़ा कि जाति सुसंगत नहीं होती है, जाति का आधार सुसंगत नहीं है। लेकिन इंद्रासाइनी वर्सेस भारत संघ या मंडल आयोग के मामले में 1993 में निश्चित किया गया कि जाति एक सामाजिक वर्ग है, जाति पिछड़ापन का आधार हो सकती है और इसे पिछड़ा वर्ग का आधार माना गया। इस आधार पर नौनपा 3 के मामले से एस.एच. कानिया सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान भी किया गया। तो आर्टिकल 16(4) इस संदर्भ में आता है। बात की थी हम लोगों ने 16(4)A के बारे में। तो 16(4)A यह प्रावधान करता है कि SC/ST वर्ग के लोगों को यदि किसी भी तरीके से किसी राज्य में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रमोशन में नहीं मिला है तो उनके प्रमोशन की व्यवस्था की जाए। तो राज्य द्वारा SC/ST वर्ग के लोगों के लिए प्रमोशन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, हमने आपको संविधान संशोधन अधिनियम भी बताए थे इस संदर्भ में। 16(4) खा या 16(4)B इस संदर्भ में हमने आपको ये बताने का प्रयास किया था कि इसके अंतर्गत अग्रनयन के सिद्धांत के तात्पर्य इसके संदर्भ में इसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी भी तरीके से बैकलॉग पदों को नहीं भरा गया है, किसी वर्ग के विशेष वर्ग के पदों को नहीं भर पाया गया है किसी कारण से उस वर्ष, तो उन्हें एक अलग वर्ग में रखा जाएगा और रखने के पश्चात अगले वर्ष उन्हें अलग वर्ग में रखने के बाद चाहे वो 50% से ज्यादा क्यों ना हो जाए, उन्हें अलग से ही विशेष रूप से विशेष प्रावधानों के तहत भरा जाएगा। उसके बाद में आर्टिकल 16(5) तो 16(5) के अंतर्गत रिलीजियस अर्थात धार्मिक रूप से अवसर की समानता इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंतर्गत रिलीजियस मैटर को स्पेसिफिक कंडीशन में लाने का प्रयास किया गया है। इसके अंतर्गत 16(5) में एक किया गया कि स्पेसिफिक रूप से यदि स्टेट चाहता है, गवर्नमेंट चाहती है, यूनियन गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, कि अगर किसी भी धार्मिक रूप से पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है तो ये एक न्यायप्रवर्तनीय माना जाएगा। अवसर की समानता मूल अधिकारों के अंतर्गत एक विशेष रूप से प्रवर्तनीय होगा, मान्य होगा। धार्मिक रूप से ये संसद को नियुक्ति का प्रावधान प्रदान किया गया है, विशेषाधिकार प्रदान किया गया है। तो हम लोगों ने आर्टिकल 16 के बारे में, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें परीक्षा उपयोगी हर प्रकार के स्तर के एग्जाम, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हो, स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण अनेकानेक बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है। मुझे उम्मीद है कि ये आप सभी लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे और बहुत ही अच्छे लगेंगे। आप इन सभी पॉइंट्स को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं, इन्हें समझ सकते हैं, इनका साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं और किसी प्रकार का सुझाव, कमेंट्स, किसी प्रकार की क्वेश्चन प्रॉब्लम के लिए आप लोग सभी लोग यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी विदाउट हेजिटेशन।